वालेकुम। पिछले लेक्चर में जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। ठीक है, तो मैंने उसका नमोनिक बताया था PB4। तो जैसा कि हमने बोला था कि हमने मैकेनिज्म फॉर्मेशन के साथ हमने एसोसिएटेड फैक्टर्स भी पढ़ने थे। तो मैकेनिज्म फॉर्मेशन में एसोसिएटेड फैक्टर्स पढ़ेंगे कि इस फॉर्मेशन के दौरान कौन सी चीज़ें इसको अफेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे दो चीज़ें होती हैं। एक होता है जो हमने पहले पढ़ा है, ग्रोथ इंड्यूसर, डिफरेंशिएशन इंड्यूसर। ठीक है, जो डिफरेंशिएट और ग्रोथ वगैरह कराते हैं सेल्स की। ठीक है, इसमें इंटरल्यूकिन 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मतलब हर स्टेप में ना मतलब इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ना जो कि न्यूक्लियस के DNA बनाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, इसके साइज़ को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट हम पहले पढ़ेंगे विटामिन B12। उसके बाद हम पढ़ेंगे फोलिक एसिड। ये साथ ही पढ़ेंगे विटामिन B12, फोलिक एसिड, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे आयरन। ठीक है, इन 3 चीज़ों का रोल पढ़ेंगे। ठीक है, इन 3 चीज़ों का काम क्या होता है? विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन, ये तीनों DNA वगैरह बनाने में काम होती हैं, इस्तेमाल होते हैं, और ये साइज़ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, पहले तो हमने ग्रोथ इंड्यूसर, डिफरेंशिएशन इंड्यूसर पढ़ा है कि ग्रोथ और डिफरेंशिएशन कराएंगे। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है? विटामिन B12, फोलिक एसिड और आयरन, क्या ये भी अफेक्ट करते हैं DNA जो बनेगा उसको, साइज़ बनेगा उसको। मैं उससे पहले हम एक और बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट MCQ रिलेटेड, कि ये सारा जो प्रोसेस हो रहा होता है ना, ये बोन मैरो के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, और ये शुरू में मतलब ब्लू स्टेन करता है। ठीक है, क्योंकि बेसिक होता है। ठीक है, सबसे पहले जो हीमोग्लोबिन आता है ना, वो पॉलीक्रोमेटोफिल स्टेज में आता है। ठीक है, और फिर वक्त के साथ साथ जो हमें पता है कि जो RBC होता है, मेच्योर RBC में न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस लगातार कंडेंस हो रहा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंडेंस होता होता जा रहा होता है। जब रेटिकुलोसाइट का स्टेज आता है ना, तो तब क्या होता है? तब वो डायपीडिसिस के ज़रिए, ठीक है, स्क्वीजिंग आउट मूवमेंट है, बोन मैरो से स्क्वीज आउट कर जाता है RBC। हमने बहुत RBC जो बड़ा वो है, प्लाइएबल है, वो स्क्वीज आउट करके ना सर्कुलेशन में आ जाता है। ठीक है, रेटिकुलोसाइट की फॉर्म में। उसके बाद एरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे एक MCQ है बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर आ जाता है। वो MCQ है कि एक आम बंदा है, क्या उसके ब्लड में रेटिकुलोसाइट होते हैं? तो इसका आंसर है यस। कितने होते हैं? <<1% ठीक है, विटामिन B12 फोलिक एसिड की बात करेंगे। अभी जैसे बात की कि जब फॉर्मेशन हो रही होती है RBCs की, इन सारे प्रोसेस में विटामिन B12 और फोलिक एसिड क्यों चाहिए होता है? मेच्योरेशन के लिए। ठीक है, अगर मेच्योरेशन नहीं होगी तो एनीमिया वगैरह हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रॉपरली कैरी नहीं कर पाएगा, DNA प्रॉपरली मेच्योर नहीं होगा। सेम इन द केस विद आयरन। मगर ये इनका जो अफेक्ट है, जो ये जिस तरह से डिजीज़ कराते हैं, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में जो एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन वगैरह हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले विटामिन B12 और फोलिक एसिड की बात करते हैं। तो विटामिन B12 और फोलिक एसिड की बात करें जब, ठीक है, फोलिक एसिड को हम विटामिन B9 भी कहते हैं। तो पहले स्टमक में ना विटामिन B12 R प्रोटीन के साथ ना कंबाइन कर जाता है। ठीक है, उसके बाद ये इंटेस्टाइन में आता है, और यहाँ भी इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं। यहाँ जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ कर लेता है। ठीक है, उसके बाद ये R प्रोटीन से डिसोसिएट होता है इंटेस्टाइन में। ठीक है, और ये किसके साथ ज्वाइन हो जाता है? विटामिन B12, ये इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ ज्वाइन हो जाता है। फिर ये ब्रश सेल्स के साथ कंबाइन कर जाता है, और ये फिर वहाँ से अब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक मतलब सिंपल सा हमें याद रखने का, स्टमक में इंटेंसिव फैटर रिलीज होता है, मगर विटामिन B12 उस वक्त उसके साथ नहीं जुड़ता। उस वक्त वो इंटेंसिव फैक्टर के साथ जुड़ेगा। उसके बाद जब वो इंटेस्टाइन में आता है, वो R को छोड़ देता है और इंटेंसिव फैक्टर के साथ जुड़ जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है। सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। फोलिक एसिड का भी यही मैकेनिज्म है। और आयरन की बात करें, आयरन का मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले हमें 3 चीज़ें बतानी चाहिए जो अक्सर लोग कंफ्यूज कर लेते हैं। वह हीमोसिड्रिन के,
इन तीनों को डिफ्रेंशिएट कर लें। हीमोसिड्रिन क्या है, ठीक है, ट्रांसफेरिन क्या है और फेरिटिन क्या है। ठीक है, अब ये तीनों जो है ना, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं एपोफेरेटिन की। आयरन जो है ना एपोफेरेटिन के साथ मिलके फेरिटिन बना देते हैं, और अगर सर्कुलेशन में तो बोलते हैं ट्रांसफेरिन बना लेते हैं। ठीक है, और अगर एपोफेरेटिन बॉडी में कम हो तो आयरन आप ही से मिलके ना क्या बना लेता है, हीमोसिड्रिन। तो जो हीमोसिड्रिन और फेरेटिन है ना आयरन की स्टोरेज फॉर्म है, और जो ट्रांसफेरिन है इस फॉर्म में आयरन ट्रांसपोर्ट होता है सर्कुलेशन में, खून में, आपकी रगों में, इस फॉर्म में सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, और ये दोनों क्या है, ट्रांसपोर्ट फॉर्म है आयरन की, और स्टोरेज फॉर्म है, और ये क्या है, ट्रांसपोर्ट फॉर्म है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं होता कैसे है एब्जॉर्ब। सबसे पहले ये होता है कि आपका ये इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन का एक सेल है। ठीक है, इंटेस्टाइन में सिंगल लेयर सेल होती है। यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर पड़ा होता है फेरोपोर्टिन, और यहाँ पे विटामिन सी की मदद से Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात याद रखनी है, आयरन कभी Fe3 की फॉर्म में अंदर नहीं घुस सकता, उससे पहले Fe2 पे कन्वर्ट होना पड़ता है। कौन कन्वर्ट करेगा, विटामिन सी। विटामिन सी कन्वर्ट करता है फेरोपोर्टिन के जरिए, अंदर आ जाता है। अब क्या होता है, कुछ आयरन जो है डायरेक्टली चला जाएगा बाहर वापस। ठीक है, और कुछ यहाँ पे वक्ती तौर पर फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर होगा, फिर वो कुछ वक्त बाद टूट के ना चला जाएगा। इंटेस्टाइनल सेल्स में आयरन बहुत कम अरसे के लिए और बहुत कम अमाउंट स्टोर होता है। लिवर सबसे मेन जगह है जहाँ पे आयरन जो है ना महफूज रहता है। ठीक है, यहाँ पे स्टोर हो रहा है कुछ अरसे के लिए, फिर वापस चला जाएगा सर्कुलेशन में। सर्कुलेशन में एपोफेरेटिन के साथ मिलकर फेरेटिन बना लेता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या, जहाँ जहाँ आयरन चाहिए होती है ना बॉडी में, बोन मैरो में ख़ास तौर पर दी जाता है। इसके अलावा फिर वही जो बोन मैरो वगैरह में जाता है वो आरबीसी बनाते हैं, फिर आरबीसी वो टूट जाता है, साइड में सिप्लीन में फंस कर, ये सिप्लीन है, सिप्लीन के साइनस है, आरबीसी टूटेगा, फिर वो हीमोग्लोबिन बनेगा, फिर वो हीमोग्लोबिन से बिलीरुबिन बनेगा, और वो वापस एक्सक्रीट वगैरह हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो आयरन है एक्सेस है, अब जो वो ट्रांसफेरिन निकाल के ना लिवर वगैरह को दे देता है। ठीक है, और लिवर में वो वापस एपोफेरेटिक से मिलकर फेरेटिक की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, आयरन। और अगर जब आप साइड में लिवर वगैरह में जब एपोफेरेटिन कम पड़े मगर आयरन अभी हमें महफूज करना हो, तो आप इसमें आयरन के मॉलिक्यूल जुड़ के ना हीमोसिड्रिन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने फैक्टर्स पढ़े ना जो आयरन को अब मतलब एफर्ट करते हैं। अब होता क्या है, ये बात याद रखनी है। विटामिन B12 और फोलिक एसिड से जो एक एनीमिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, मगर उसका नाम बेसिकली मैक्रोसाइटिक एनीमिया, क्योंकि उसमें साइज बढ़ जाता है। ठीक है, और दूसरा आयरन की वजह से माइक्रोसाइटिक, आयरन की वजह से आयरन की कमी हो गई है, डाइट में कमी है, या बॉडी में कोई ख़राबी आ गई है जिसकी वजह से आयरन प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, उसकी वजह से छोटा हो जाता है, मतलब सेल माइक्रो हो जाते हैं। जबकि विटामिन B12 और इसकी कमी की वजह से मैक्रो हो जाते हैं। ठीक है, अब बुक में आगे अगले लेक्चर में एनीमिया डिस्कस करेंगे। अब बुक में जो एनीमिया लिखा हुआ है वो मतलब रैंडमली लिखा हुआ है, मगर नॉर्मली 3 फॉर्म में होता है, नॉर्मोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, ठीक है, माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक। हम उस तरह करके करेंगे क्योंकि पेपर में भी उसी तरह आता है। ठीक है, शुक्रिया।